प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना पहला पाठ हिंदी व्याकरण, जो हमारी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है, हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 5 का पहला पाठ हम कर रहे थे। आज हमें इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं। आज अभ्यास प्रश्न पे बढ़ने से पहले एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या इसमें किया उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको परिभाषा के बारे में बताया। भाषा के बारे में, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूसरों तक रख सकते हैं, या दूसरों के विचार जो है हम ग्रहण कर सकते हैं। तो भाषा मात्र एक साधन है। तो हम कैसे अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं? हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ठीक इसी तरह हम दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, समझते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक रूप, जिसे आमतौर पे हम बोलते हैं बोल करके, मुख से बोल करके। दूसरा रूप है लिखित रूप, लिख करके अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना। ये भाषा का लिखित रूप होता है। तो अब हम चलते हैं। इसके अलावा भी एक रूप होता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सांकेतिक भाषा, संकेत से अपने विचार दूसरों तक पहुंचा देना। तो इसमें ना हम बोलते हैं ना लिखते हैं, फिर भी सामने वाला हमारी बात समझ जाता है। इसे सांकेतिक भाषा किया जाए। जैसे पास बुलाने के लिए, किसी दूर खड़े व्यक्ति को पास बुलाने के लिए हम इशारा हाथ से करते हैं, तो इस इशारे से वह समझ जाता है कि उसे बुलाया जा रहा है। ना हमने बोला, ना हमने लिख के दिया उसे, फिर भी वो कैसे समझ गया। मना करने के लिए बच्चे सर हिला करके भी बताते हैं। इसका अर्थ है नहीं, मना किया जा रहा है, ना या नहीं के लिए सर हिलाया जाता है। तो ये सांकेतिक भाषा, तो ये भी एक भाषा का रूप होता है। लेकिन मुख्य रूप से इसे भाषा का मुख्य रूप नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका बहुत कम हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, लगभग 1% से भी कम। इसीलिए इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। और ये मुख्य भाषा के रूप में नहीं आता। मुख्य भाषा का रूप क्या है? मौखिक और लिखित। तो हमने ये किया, परिभाषा आपको बताई भाषा की। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन होता है। और भाषा के रूप बताए। भाषा के मुख्य दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, उनके बारे में आपको मैंने बताया। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत से राज्य हैं यहाँ, और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो कुछ भाषाएं जो हमारे जो व्याकरण पुस्तक में दे रखी है सूची में, उन्हें मैं बता देता हूँ, आप उसे जरा याद रखिएगा। राज्य है, पहले मैं राज्य बोलूँगा, फिर उसमें बोली जाने वाली मुख्यतः भाषा। आसाम असमिया, उड़ीसा उड़िया भाषा बोली जाती है। गुजरात राज्य का नाम है, भाषा है गुजराती। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। पंजाब राज्य का नाम है, यहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है। केरल राज्य है, यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला या बंगाली भाषा बोली जाती है। तो ये राज्य और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं थी।
इसके अलावा हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को ही क्यों राष्ट्रभाषा मान दिया गया? क्यों ना मराठी को, गुजराती को या असमिया को ही क्यों नहीं राष्ट्रभाषा मान दिया गया? इसका कारण मैंने आपको बताया था। हिंदी भारत के बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है, बहुत बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है। अगर राज्यों के हिसाब से अगर बताया जाए तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हिंदी भाषा बोली तो बहुत बड़ा भूभाग हो गया जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा हिंदी को लगभग पूरे भारत में समझा भी जाता है। फिल्मों के माध्यम से भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वे समझते हैं। तो इस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अब आ जाते हैं राष्ट्रभाषा के साथ साथ जब हम बात करें तो मातृभाषा की भी बात कर लेते हैं। ये मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा जैसा कि नाम से ही पता चला, माँ द्वारा बोले जाने वाली भाषा। तो इसका अर्थ होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने माँ, परिवार, घर के लोगों से ही वह कुछ भाषा सीखता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा होती है, क्योंकि जन्म लेते ही वह स्कूल तो जाएगा नहीं। तो जिस परिवार में रहेगा, परिवार के सदस्य बोलेंगे जो भाषा, माँ बोलेगी, पिता बोलेंगे, भाई बहन बोलेंगे, बच्चा सबसे पहले उसे ही सीखता है, ग्रहण करता है। तो वो उस बच्चे की मातृभाषा। तो जरूरी नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश या वाराणसी में रह रहा है तो उसकी मातृभाषा हिंदी ही हो, ऐसी बात नहीं। हो सकता है कोई गुजराती या मराठी परिवार बनारस में रह रहा है और उसके घर में मराठी भाषा बोली जा रही है, तो उस बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी, ना कि हिंदी। तो मातृभाषा का किसी राज्य से, किसी देश से संबंध नहीं होता, वो परिवार से ही संबंध होता है। तो राष्ट्रभाषा, भारत एक देश है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और मातृभाषा हर किसी की अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमारी मातृभाषा भी हिंदी होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, ऐसी बात नहीं है। आपकी मातृभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे असमिया हो। तो भाषा कोई भी हो सकती है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा भारत की हिंदी। तो ये था, हमने आपको भाषाओं के बारे में बताया। इसके अलावा व्याकरण बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी भाषा के लिए। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और व्याकरण ही हमें उस भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाता है, शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अगर हमें ये भी कहना पड़े कि व्याकरण ही भाषा को हमें शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखलाता है, तो ये भी गलत नहीं हो। तो मैंने आपको परिभाषा भी यही लिखाई थी, आपको याद होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। यहाँ बोलने का अर्थ उच्चारण से, व्याकरण हमें सही उच्चारण भी सिखाता है। तो हमने व्याकरण की परिभाषा आपको बताई थी। उसके बाद व्याकरण के भाग, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो वर्ण होती है वह सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और छोटे खंड नहीं किए जा सकते हैं, और वर्ण ही शब्दों की रचना करते हैं, शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। और सही मायने में अगर कहा जाए तो वाक्यों से ही हम अपने भाव को दूसरों तक
पहुंचाते हैं। तो वाक्य बहुत ज़रूरी थे, वाक्य के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और ये था व्याकरण के भाग के बारे में। इसके अलावा हमने आपको लिपि के बारे में बताया था। लिपि क्या होता है? किसी भाषा के लिखने का ढंग, किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो जैसे अगर हम कहें ध्वनि, ध्वनियाँ तो भाई मुंह एक जैसा है, तो ध्वनियाँ भी एक जैसे निकलेंगी। जैसे ये अंग्रेजी में आप लिखते हैं अ, रोमन लिपि है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ध्वनि क्या है? अ। हिंदी में देवनागरी लिपि में अ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये लिखने का ढंग, लिपि क्या होती है? लिखने का ढंग। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। किसके करेंगे? पहला पाठ है भाई हमारा, पहला पाठ है भाषा, व्याकरण और लिपि। पाठ का नाम पहले लिखते हैं, भाषा, व्याकरण तथा लिपि। अभ्यास प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुत आसान है। निम्नलिखित में सही कथनों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगा। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित वाक्य दिए हुए हैं, इनमें हमें सही और गलत पहचानना है। निम्नलिखित में सही कथनों के आगे, सही कथनों के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। चिन्ह लगाओ। पहला है क, व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। ये तो एकदम सही कथन है। मैंने अभी आपको बताया ही था कि व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, और इसीलिए हम इसे सही का निशान दिखाते हैं। मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप
व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। तो सही का निशान हमने लगाया। व्याकरण ही हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। व्याकरण का यही काम होता है कि किसी भाषा की एक रूपता बनाए रखना। एक रूपता का मतलब क्या होता है? शुद्ध रूप से, चाहे वो कहीं भी बोली जाए, चाहे वो इस राज्य में बोली जाए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो महाराष्ट्र में बोली जाए, चाहे वो उड़ीसा में बोली जाए, सभी जगह हिंदी शुद्ध रूप से व्याकरण के कारण ही बोली जाती है। तो अब दूसरा है हमारा ख। हिंदी की लिपि गुरुमुखी है। मैंने आपको लिपि के बारे में बताया था। हिंदी की लिपि गुरुमुखी है। ये गलत है। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। गुरुमुखी लिपि जो है वो तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। हिंदी की लिपि जो है वह देवनागरी। हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों की एक ही लिपि है, वह है देवनागरी। तो इसी कारण से ये गलत है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, गुरुमुखी गलत। हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया। ग, हमारा ग जो है, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये भी सही है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, एकदम सही है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। हैं। तो ये सही है, इसमें मैं सही का निशान लगा रहा हूं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है घ। भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण। भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है। भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है। ये एकदम सही है। आपने देखा है भाषण कौन देता है? नेता देते हैं। अभी बंगाल और असम में चुनाव चल रहा है, नेता इस समय भाषण देते हैं। भाषण में क्या होता है? बहुत सारे लोग जमा होते हैं और नेता वहाँ अपनी विचारों को उन तक पहुँचाते हैं बोल करके। माइक का भी प्रयोग करते हैं। तो भाषण देना जो है वो मौखिक भाषा का ही रूप होता है। व्यक्ति बोल करके अपने विचार दूसरों तक पहुँचाता है। तो ये बहुत अच्छा है। भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है, एकदम सही। एक और इसमें वाक्य है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। पत्र लिखना
मौखिक भाषा का उदाहरण। पत्र लिखना, पत्र लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है। पत्र लिखित रूप होता है, हम जानते हैं पत्र लिखित रूप होता है और इसलिए ये वाक्य गलत है। पत्र लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है, ये गलत है। पत्र लिखना तो लिखित भाषा का उदाहरण होता है, इसीलिए हम इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। और जिन बच्चों के पास हिंदी व्याकरण दीपिका की पुस्तक नहीं है वे उसे खरीद लेंगे, अब ये कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। तो इसको वो नोट करेंगे रफ कॉपी में, तो याद रखिएगा। एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं ताकि बच्चे इसे लिख सकें। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, सही है, हमने इसमें सही का निशान लगाया है। हिंदी की लिपि गुरमुखी है, गलत। गुरमुखी पंजाबी लिपि होती है, इसीलिए हमने गलत का निशान लगाया। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, सही है। मैंने आपको बताया था पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, असमिया, उड़िया, बहुत सी भाषाएं हैं, तो इसीलिए ये सही है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती, सही। भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है, ये भी सही है। जो भाषण देना है वो आदमी मुख से बोल करके लोगों तक अपने विचार, अपनी बात पहुंचाता है, इसलिए ये सही। पांचवा है हमारा, पत्र लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है, पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत का निशान या क्रॉस का निशान लगाया है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे राज्यों से उनकी भाषाओं का मिलान करो। इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये राज्य दे रखे हैं हमारे देश के और वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं हैं, इनका सही मिलान करना है हमारा दूसरा प्रश्न है। नीचे लिखे राज्यों से उनकी भाषाओं का मिलान करें, उनकी भाषाओं का मिलान करो। पहला है राज्य, राज्यों के नाम दिए हैं, तो राज्य और भाषा, वहां बोले जाने वाली भाषाओं, भाषाई दो।
राज्य दिए हैं और वहाँ बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में। पहले मैं राज्यों के नाम लिख देता हूँ। आसाम, फिर है पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, यहाँ पे भाषाएं कौन कौन से दे रखी हैं? पहले मैं लिखता हूँ कन्नड़, मलयालम, असमिया, गुरुमुखी, उड़िया। तो पहले राज्यों के नाम हैं, इस तरह सभी राज्यों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे बोले जाने वाली भाषाएं सही, हमें सही इनका मिलान करना। तो आसाम की भाषा है असमिया, बड़ा आसान है, तो हम इसका मिलान करेंगे। जिन बच्चों को, फिर से मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वे इसे नोट करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक है वो तो इसे आसानी से कर लेंगे। आसाम राज्य है भारत का, भाषा है असमिया। उसी तरह पंजाब राज्य है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये गलत दिया है हमारे बुक में, यहाँ पंजाबी भाषा होगी, गुरुमुखी तो लिपि है, तो इसको सही सब बच्चे कर देंगे। यहाँ पे भाषा का नाम पंजाबी होना चाहिए, भाषा पंजाबी है, गुरुमुखी लिपि है। जरा इसका दोनों का अंतर समझ लीजिए। लिपि किसी भाषा के लिखने का ढंग होता है, पंजाब राज्य का नाम है और पंजाब में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है पंजाबी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, तो ये गलत है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये गलत है। तो पंजाब की भाषा है पंजाबी, कर्नाटक की भाषा है कन्नड़, तो मैं इसका मिलान कर रहा हूँ कर्नाटक को कन्नड़ से। उड़ीसा राज्य है, तो यहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है, तो मैंने उड़ीसा का मिलान उड़िया भाषा से किया। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मैंने इसका मिलान। एक बार फिर से देख लो, आसाम असमिया, पंजाब पंजाबी, कर्नाटक कन्नड़, उड़ीसा उड़िया, केरल मलयालम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष जो प्रश्न हैं हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, कल हम करेंगे तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।